Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about knapsack problem, that is 0-1 knapsack problem. उसके बाद आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और आप उसे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम भी बोल सकते हो. दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर GTU एग्जामिनेशन, योर GTU सिलेबस, and this is the most important problem of dynamic programming. चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है वो आप लोगों को पता ही है. हमने आगे डिवाइड एंड कंकर वाले चैप्टर में लार्ज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक स्ट्रेस एंड एल्गोरिथम करके एल्गोरिथम देखा था, जिसके अंदर बहुत सारे इक्वेशन थे. मान लो कि 70 जितने इक्वेशन थे वो याद रखो तो आपका 2x2 मैट्रिसेस जो है वो सॉल्व हो रहा था. मैंने आपको ये चीज़ बताई थी उस टाइम पे भी कि आगे हम ये वो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स नहीं, अगर मेरा मैट्रिक्स उससे ज़्यादा बड़ा है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन टेक्निक जो है उसका यूज़ करके हम कितनी भी साइज का मैट्रिक्स हो उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर सकते हो, दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो. बेसिकली यहाँ पे देखो आपके पास अगर मैट्रिक्स है, एक 2x3 का है और एक दूसरा है 3x2 का, इन दोनों का अगर आपको एडिशन करना है तो विद द यूज ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन हम ये एडिशन करेंगे. मैं ज़्यादा आपको थियोरी नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि हम थियोरी में इतना नहीं जाएंगे. इसका एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, इसकी थियोरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो हम इसका एग्जाम्पल फिर डायरेक्टली जंप करते हैं कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है क्या. यहाँ पे देखो आपको टोटल 4 मैट्रिसेस दिए हैं. A ऑफ 13 क्रॉस 5, B ऑफ 5 क्रॉस 89, C ऑफ 89 क्रॉस 3, D ऑफ 3 क्रॉस 34. तो इसमें से आपको P की वैल्यू मिलेगी, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू मिल जाएगी. देखो हम एडिशन कैसे करेंगे. ये आपका नॉर्मल एडिशन है, इस सब को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हम नहीं देखेंगे अभी. हम यहाँ पे डायरेक्टली मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं. मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टोर करता है, पर वो ऐसी कॉस्ट स्टोर करेगा जो मिनिमम होगी. मतलब ये 3 स्टेप जो हमें दिए हैं वो 3 स्टेप्स फॉलो करके हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है. फर्स्टली अगर आपकी i और j की वैल्यू सेम है तो उसके आंसर में हम लिख देंगे 0. इफ j इज इक्वल टू i प्लस 1 है देन हम ये जो इक्वेशन दिया है p ऑफ i माइनस 1 इंटू p ऑफ i इंटू p ऑफ i प्लस 1 उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसके आंसर में लिखेंगे. और इफ j इज लेस देन i इज लेस देन j है तो हम ये जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन का यूज करेंगे. यहाँ पे इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो कि k दिया है हमें, तो k की वैल्यू जो है वो ऑलवेज 0 से बड़ी और j माइनस 1 से i से बड़ी, i जितनी है i से बड़ी और j माइनस 1 जितनी है और j माइनस 1 से छोटी होनी चाहिए. यहाँ पे देखो ये लिखा है, ये k की कंडीशन कि k क्या होना चाहिए, तो i इज लेस और इक्वल टू k इज लेस देन j. मतलब k की वैल्यू i हो सकती है या i से बड़ी हो सकती है, पर j जितनी नहीं हो सकती है, j माइनस 1 जितनी हो सकती है या j माइनस 1 से छोटी हो सकती है. आगे हम देखते हैं. यहाँ पे हमने हमारे पास जो मैट्रिसेस थे, ये मैट्रिसेस है हमारे पास 4, जिसके डायमेंशंस आपको दिए हैं 5 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 7. तो हम यहाँ से वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे. दिस इज P0, दिस इज P1. अब ये P1 हो गया है तो ये P2, ये P2 हो गया, ये P3, ये P2 और ये P4 है 7. तो ये हमने P0 से लेकर P4 तक की वैल्यू लिख ली है. अब सबसे पहला स्टेप देखो, इफ i इज इक्वल टू j है, अगर i इज इक्वल टू j है तो उसके आंसर में हम लिखेंगे 0. मतलब कि मैट्रिसेस 1 ऑफ 1 में, 2 ऑफ 2 में, 3 ऑफ 3 में और 4 ऑफ 4 में हम 0 लिखेंगे. तो ये सारी जगह जो है ये यहाँ पे और यहाँ पे 4 जगह पे हम 0 लिख देंगे. यहाँ पे ये आंसर हो गया हमारा 0. स्टेप 2 है इफ j इज इक्वल टू i प्लस 1, देन हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो 1 2, देखो i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 2. ये यहाँ पे कंडीशन मैंने उल्टी लिख दी है, शायद यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू
सॉरी j इज इक्वल टू i+1, सही है। i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2, दैट इज i+1। तो उस केस में हम क्या करेंगे, p ऑफ i-1 इंटू पी ऑफ आई इंटू पी ऑफ i+1 करेंगे। p ऑफ i की वैल्यू है 1 तो i-1 हो जाएगा p ऑफ 0, p ऑफ i एंड p ऑफ i+1 दैट इज 2। तो 0 इंटू 1 इंटू 2 जो यहाँ पे है 5 इंटू 4 इंटू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। तो हम 1 ये i की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है, तो 1,2 में मतलब ये वाली जगह पे हम लिखेंगे 120। फिर 2, 3 में भी वो सेम चीज होगी। 2, 3 में आएगा i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 2 + 1 दैट इज 3 हो गई। तो वहाँ पे भी हम यही स्टेप 2 वाली कंडीशन ही अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे p1, p2 और p3 का मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिला 48, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 48। उसके बाद 3, 4 में भी सेम चीज होगी, उसमें हम 2, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें मिलेगा 84। हमने यहाँ पे लिख दिया 84। अब ये जो सारी जगह बची है वहाँ पे हमें स्टेप 3 अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 में देखो हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। 1, 3 के लिए देखो, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू i जितनी है i से बड़ी और j - 1 जितनी है उससे छोटी हो सकती है, मतलब k की वैल्यू हो सकती है 1 और 2। तो एक बार हम k की वैल्यू 1 लेंगे और ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे और एक बार 2 लेके पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन में क्या है, मिनिमम ऑफ i, k प्लस मिनिमम ऑफ m ऑफ i k m ऑफ k + 1j प्लस p ऑफ i-1 इंटू p ऑफ k इंटू p ऑफ j। तो अब k की वैल्यू, i की वैल्यू और j की वैल्यू आपके पास है, i is 1, k is 1, j is 3। तो m ऑफ 1 i, k दैट इज 1,1 प्लस m ऑफ k + 1 j तो 2, 3 और i-1 k और j मतलब p ऑफ 0 इंटू p ऑफ 1 इंटू p ऑफ 3। तो इसका आंसर आ जाता है, ये सारी वैल्यू अगर डालो तो हमें आंसर मिलेगा 88। 1, 1 का आंसर था 0, 2, 3 का आंसर है हमारे पास ये 48 प्लस ये तीनों वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल ही है, तो ये सब डाल के हमें आंसर मिला 88। ये फॉर k = 1 था। अब हम k = 2 के लिए देखते हैं। तो अगर आप k = 2 करोगे तो यहाँ पे 1, 2 में हमें मिला था 120, तो ये हो जाएगा 120, 3, 3 में आएगा 0 और ये तीनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये सब मिला के हमारा आंसर होता है 180। अब इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी छोटी वैल्यू है 88, तो यहाँ पे आ जाएगा 88। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 88। अब नेक्स्ट हमारा है m ऑफ 2,4, मतलब ये वाली पोजीशन के लिए हम करेंगे। तो i की वैल्यू है 2, k की वैल्यू है 4, तो k की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 और 3। एक बार हम k = 2 लेके करेंगे और एक बार हम k = 3 लेके करेंगे। तो जैसे हमने आगे किया था वो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। दिस इज फॉर k = 2 एंड दिस इज फॉर k = 3। इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें यहाँ पे मिल रहा है 252 और यहाँ पे मिल रहा है 104। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, दैट इज 104। तो हमारे यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 104। ठीक है, एक सिंपल चीज मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखो कि ये जो पूरी आपकी ये जो पोजीशन है ये वाली, ये पोजीशन के लिए तो हम कुछ करने ही नहीं वाले हैं। मतलब अभी हम ये पोजीशन के लिए कर रहे हैं, मतलब आपका मैट्रिसेस इतना ही। ये सारी जो पोजीशन है वो हमारे मैट्रिसेस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी i is j is less than i is greater than j के लिए हमने नहीं देखा है। तो अभी हम ये पोर्शन जब कर रहे हैं तो ये जो पूरा है उसके लिए k की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, यहाँ पे k की वैल्यू 1 आएगी, फिर यहाँ पे k की वैल्यू 2 आएगी, फिर यहाँ पे k की वैल्यू 3 आएगी। अगर 5 होता तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 आती। तो जैसे जैसे आप ये डायगोनल में देखते जाओ, डायगोनल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी k की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये पूरे डायगोनल में k = 0, यहाँ पे ये 3 पोजीशन में k = 1 था, यहाँ पे k की हमें 2 वैल्यू मिली, अब यहाँ पे k की हमें 3 वैल्यू मिलेगी। ये पोजीशन है 1, 4 के लिए।
देखो 1 4 के लिए k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। तो हमें ये तीनों के लिए कंप्यूटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और इन तीनों में से कम आंसर हमें मिला है ये 158। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 158। ये कंप्यूटेशन विद द यूज ऑफ दिस आपको करना है ना, तो ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको ये इक्वेशन। विदाउट दिस इक्वेशन आप ये कंप्यूटेशन कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आ गया आपका 158। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस फॉर 4। अब हमें इसे पैरेंथेसाइज कैसे करना है, मतलब ये जो आगे मैंने ये एग्जांपल करने से पहले हमने एक चीज देखी थी, एग्जांपल जो मैंने स्किप कर दिया था बीच में से, ये वाला। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पैरेंथेसिस जनरेट किए हैं कि पहले कौन से दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, फिर कौन से दो का करेंगे, क्योंकि वो चीज़ भी हमें डिस्कस तो करनी ही पड़ेगी। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे वो हम ये एग्जाम्पल के बाद, इसके बाद हम जो चीज़ मैं अभी जो स्लाइड सेट की थी वहाँ से दिखाती हूँ आपको कि वो चीज़ हम कैसे करेंगे। हाउ टू पैरेंथाइज दिस मैट्रिक्स। अब इसे हम पैरेंथेसिस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने k = 3 का यूज किया था, ठीक है। तो हमने पहले क्या ले लिया, ये 3 को साथ में ले लिया। उसके बाद हमने जो 1 3 किया उसमें हमने k = 1 का यूज करके ये चीज की थी, ठीक है। तो हम 1 3 के लिए इसके अंदर ही ये दोनों को करेंगे, मतलब ये एक को रहने देंगे, फर्स्ट को ये फर्स्ट पोजीशन रहने देंगे और सेकेंड दो पोजीशन का हम पैरेंथेसिस करेंगे। पता चला आपको। k की 0 वैल्यू के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, k की 1 वैल्यू के लिए भी हमें कुछ नहीं करना है। k की सबसे ज्यादा वैल्यू हमें कहाँ से मिली थी, तो 1 4 से, मतलब k की 3 वैल्यू हमें यहाँ से मिली थी और हमने k = 3 के लिए ये आंसर लिखा था वहां पे। तो k = 3 के लिए लिखा था, इसलिए हमने पहले 3 को पैरेंथेसिस कर दिया और ये 4th को हमने अलग रहने दिया। अगर k = 2 के लिए किया होता तो हम a और b को ही पैरेंथेसिस करते और c d को एज इट इज रहने देते। अगर 1 के लिए किया होता तो हम a को अकेला रखते और इन तीनों को पैरेंथेसिस करते। पर ये k = 3 के लिए किया है तो हम a तीनों को पैरेंथेसिस पहले कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो वैल्यू हमें मिली k की 2 वैल्यू में से, तो वो k = 1 के लिए हमें मिला था, तो ये 1 को हम अकेला कर देंगे और इन दोनों को पैरेंथेसिस कर देंगे। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब आप सबसे पहले b और c का मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद a और bc के आंसर का मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसके बाद ये जो आंसर आया वो उसका और d का मल्टीप्लिकेशन करोगे, तब जाके आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल, आप अच्छे से सॉल्व कर लो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये 0 0 0 0 जो लिया उसके आगे वाली जो वैल्यू होगी उसके लिए हमें ढूंढना है, ये वैल्यू के लिए ढूंढना पॉसिबल नहीं है। ये हमारी i की वैल्यू है, ये हमारी j की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अगर i < j है तो हम उसके लिए तो ढूंढ ही नहीं सकते, हमारे पास वो कंडीशन नहीं है। फॉर दिस मतलब 2 3 4 हम ये चीज नहीं कर सकते। यहाँ पे ही हमारा आ जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हम इतना पोर्शन ही ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। तो मैट्रिक्स में आप जहाँ पे भी 0 ले रहे हो, 0 से बिलो वाली वैल्यू हमें नहीं ढूंढनी है, हमें उसके अबो वाली वैल्यू भी ढूंढनी है। उसके अलावा हम सेम ऐसा ही मैट्रिक्स दूसरा ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हम k की वैल्यू लिखेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने k की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर लिखा है, k की कौन सी वैल्यू के लिए ये लिखा है। जैसे हमने यहाँ पे k = 3 के लिए लिखा है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। मतलब एक मैट्रिक्स आप वैल्यू के लिए ड्रॉ करोगे और दूसरा मैट्रिक्स आप k की वैल्यू के लिए ड्रॉ करोगे। तो ये पूरी चीजें हो जाने के बाद हम ये पैरेंथेसिस वाला करेंगे। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक में पता नहीं चल रहा है तो प्लीज डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में कनेक्ट हो जाओ, हम वहाँ पे वापस से डिस्कस कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है GTU एग्जामिनेशन के लिए भी, एज वेल एज इंटरनल एग्जामिनेशन में भी मैं ये एक एग्जाम्पल तो रखूंगी। तो ये चीज अच्छे से देख लो। और ये दूसरा एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करो। इसके लिए भी मैंने ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लो एक बार, पर इसे आप अच्छे से घर से सॉल्व करके आपकी बुक में लिख लेना। मैं अब ये एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने एक एग्जाम्पल देख लिया है। तो उसका एक्सप्लेनेशन का यूज करके आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना अपने आप से और उसके पैरेंथेसिस भी जनरेट कर लेना।
ठीक है। के की 3 वैल्यू थी तो हमने मिनिमम 3 वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, फिर के की 1 वैल्यू थी तो सेम ए को हमने पहले ले लिया है, फिर बी सी को हमने ले लिया। अब ये जो स्टेप्स है वो आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये आप इंडिविजुअली करोगे तो आपको ये पैरेंथेसिस से ये आंसर मिल गया, ये फाइनल आंसर से ही हमारा पैरेंथेसिस जो है वो डिसाइड होता है। तो ये हो गया उसका दूसरा एग्जाम्पल। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं वो अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसको आपको असाइनमेंट नोटबुक में घर से लिखने हैं। ये हो जाने के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ये चैप्टर में। इसके अलावा एक और 2 टॉपिक हमारे बच रहे हैं, दैट इज फ्लॉइड्स एल्गोरिथम। फ्लॉइड्स एल्गोरिथम भी इम्पोर्टेंट है पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग शायद डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ के आए हो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो सेम वैसा ही है, तो वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन तक का। उसके बाद लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस हम कल डिस्कस करेंगे हमारे कल के सेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड प्लीज़ ये सब जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GTU एग्जामिनेशन के लिए। स्लाइड में कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रहने देती हूँ, तो ये आप नोट डाउन कर लो ये एग्जाम्पल, और उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो एग्जाम्पल भी आपको नोट डाउन करना है और वो दोनों एग्जाम्पल आपको घर से खुद से करने हैं। इसके अलावा मैंने जो एग्जाम्पल किया हुआ है वो भी आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जाम्पल में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि आप लोग टेबुलर फॉर्म में कर सकोगे। ये एग्जाम्पल कंपलसरी आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड का यूज़ करके ही करना पड़ेगा। तो ये नोट डाउन कर लिया हो तो ये दूसरा भी नोट डाउन कर लो, ये दूसरा भी आपको घर से करना है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से घर से सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है तो you are feel free to ask me anything. So thank you for watching today's session and stay connected for our next session. Thank you guys, thank you for watching today's video.